Hello friends, welcome back to my channel. So in this video I will explain you full chapter, that is sexual reproduction in flowering plants with the help of notes. Okay, so our first topic is flower. Flower क्या होता है? It is a modified shoot. A modified shoot को हम क्या बोलते हैं? Flower बोलते हैं. Okay, and it develops from floral primordia. और ये डेवलप कहाँ से होता है? जो फ्लोरल प्रीमोडिया होता है वहाँ से फ्लावर डेवलप होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज प्रीमोडिया डेवलप्स फर्स्ट इनटू फ्लोरल बर्ड्स एंड देन इनटू अ फ्लावर. और जो प्रीमोडिया होता है वो सबसे पहले तो फ्लोरल बर्ड में डेवलप होता है और फिर वो आगे जाके फ्लावर बना लेता है. ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ओके, and androecium is male reproductive wall consist of stamen and stamen consist of anther and filament. ठीक है, तो androecium होता है, androecium मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का जिसमें स्टेमन होता है. जिसमें क्या स्टेमन होता है और स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. इसके आगे अभी हम इस वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो फोर्थ पॉइंट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स. और कार्पल्स के अंदर तीन चीज़ें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, सो नाउ वी विल सी parts of flowers. Okay, so in this image as you can see here, this was the stigma and this is style and anther, ovary, receptacle and ovule. So anther and filament are the androecium organs, means anther and filament together we call stamen and stigma, style and ovary को हम एक साथ क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, दैट इज पिस्टल या फिर कार्पल. ओके, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेमन. ओके, अब स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर की एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था. फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर. सो फिलामेंट एंड एंथर टुगेदर कंस्टिट्यूट अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज stamen. Okay, so next is filament is attached to thalamus और पेटल. अब जो फिलामेंट होता है वो थैलेमस या फिर पेटल्स से अटैच हो जाता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर. अब एंथर अंदर से कैसा दिखाई देता है? ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है. सो यहाँ पे 4 लेयर्स होती है मेनली. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज स्टेपटम एंड द फोर्थ इज मिडिल लेयर. सो दिस इज द पोलन सैक एंड यहाँ पे फिलामेंट होता है. ठीक है. सो दिस वाज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर. सो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में. तो एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और डायथीकस होता है. ठीक है. अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट द थीका. और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो कि सेपरेट करती है दोनों थीकास को, क्योंकि इसमें 2 थीकस प्रेजेंट होती है, थीकास प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं डायथीकस. और इसमें 2 लोब प्रेजेंट होती है, एक एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं बायलोब्ड. ठीक है. तो एंथर क्या होता है? बायलोब्ड होता है और सेकेंड डायथीकस होता है. ठीक है. In a cross section, anther is a tetragonal structure consist of 4 microsporangia, 2 in each lobe. तो जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं एंथर का, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, तो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था अभी हाल हमने देखा. ठीक है, जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं विच 2 in each lobe. तो 2 हर एक लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ. तो हम डायग्राम की मदद से अगर हम समझें, सो दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब. सो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच लोब. तो मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सर्कुलर वन, एंड दिस इज द अनदर माइक्रोस्पोरेंजिया. इन द सेम वे इन द सेकेंड लोब, दिस इज द फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दिस इज द सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. समझ आ गई ना ये वाली लाइन? मतलब इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर था जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है,
2 in each lobes. Okay, later 2 microsporangia of each lobe fuse as a pollen sac. और जब बाद में क्या होता है, जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ना हर एक लोब के, वो फ्यूज हो जाते हैं पोलन सैक के साथ. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 लेयर्स. जैसा कि हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 लेयर्स होती है. ठीक है. अब 4 लेयर्स के नाम क्या क्या है? दीज आर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम. ओके, सो दीज आर द 4 लेयर्स, एंड एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसे आप ये सारे नोट्स को आप आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी नोट्स है. ठीक है, और सिंपल है लर्न करने में भी. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट लेयर्स प्रोटेक्ट द पोलन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन. तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं? पोलन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और हेल्प करती है. डेहिसेंस मतलब होता है टूटना, तो एंथर को टूटने में हेल्प करती है टू रिलीज पोलन. तो जो एंथर होता है जब वो टूट जाता है तो उसके अंदर हमको पता है पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स. तो पोलन को टूटने में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हेल्प करती है ताकि वो पोलन रिलीज कर सके. ठीक है. So next is tapetum nourishes the developing pollen grains. ठीक है, यहाँ पे द आएगा. ओके, टेप्टम क्या करता है? नरिश करता है जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको. ठीक है, ये टेप्टम का फंक्शन होता है. when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. ठीक है, जो जब एंथर यंग हो जाता है तो उसमें एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने बोला कॉम्पैक्टली. ठीक है, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज बोलते हैं. ठीक है. सो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. तो पोलन ग्रेन में जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगल पोलन ग्रेन को शो किया है. सो यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है. दिस वाज द न्यूक्लियोलाई एंड दिस इज द इंटाइन. 2 वॉल्स होती है, इंटाइन एंड दिस आउटर वन इज द एक्साइन. ठीक है, दिस इज द इंटाइन एंड दिस इज द एक्साइन. ठीक है, और ये यहाँ पे थिकनिंग्स ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये पोलन का ग्रेन ऑफ पोलन है. ठीक है, डायग्राम. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में. ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर ये वर्ड से ही समझ आ रहा है. माइक्रोस्पोर मतलब होता है माइक्रोस्पोर और जेनेसिस का मतलब होता है बनना. तो माइक्रोस्पोर्स के बनने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर्स का बनना फ्रॉम अ पोलन मदर सेल. अब ये बनते काय से है? पोलन मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के थ्रू ये सब काम हो रहा है. ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज गोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड अटैच्ड टू अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स. तो जब सेल्स जो होते हैं ना स्पोरोजेनस टिश्यूज के, उनमें जब मियोसिस होता है, मियोसिस जैसा कि हमें सभी को पता है कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बना लेता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेता है जो कि क्लस्टर होता है 4 सेल्स का. तो इससे जब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या मियोसिस करते हैं तो इससे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाता है. वो कैसे होता है? जैसे हम एग्जांपल देखें कि अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सेल के अंदर. ठीक है, तो जब उनमें मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, मतलब 2n थे तो वो n हो जाएंगे. तो हर एक मतलब चारों सेल्स के अंदर n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो वो जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेंगे. ठीक है, सो इन दिस वे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म
with the help of sporogenous tissues, ठीक है, through meiosis. So next point is, as each cell of sporogenous tissues have potential to form tetrad, so each cell is a microspore mother cell, that is PMC. तो इसमें क्या बोला है कि जो हर एक सेल होता है ना स्पोरोजेनस टिश्यू का, उनमें ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो टेट्राड फॉर्म कर सके, ठीक है. सो ईच सेल इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो हर एक सेल को क्या बोलेंगे हम? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, ठीक है, जितने भी सेल्स प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर. ओके. ऑन मैच्योरेशन एंड dehydration of anther, the spores dissociate and develops into pollen grain. अब जब मैच्योर हो जाता है ना एंथर और वो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सूखना. जब एंथर सूख जाता है और मैच्योर हो जाता है तो जो स्पोर्स होते हैं ना वो डिसोसिएट हो जाते हैं. मीन्स वो मतलब डेहिसेंस होने के, एंथर के डेहिसेंस होने के बाद, टूटने के बाद वो स्पोर्स बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है. सो वो डेवलप क्या कर लेते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स बाहर आने से पहले पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं और फिर वो डेहिसेंस होता है जैसे ही एंथर, वैसे ही वो बाहर आ जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, ओके, और पॉलिनेशन. सो नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स रिलीज विद डेहिसेंस ऑफ एंथर. जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं जब एंथर टूट जाता है, मतलब डेहिसेंस हो जाता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट. अब पोलन ग्रेन जैसा कि हमें पता है उसे हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है. सो इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होते हैं शेप में, हैव 2 लेयर्ड वॉल, जैसा कि हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में अभी देखा था डायग्राम में. तो जो आउटर हार्ड लेयर होती है वो होती है एक्साइन लेयर, और जो अंदर वाली होती है वो होती है इंटाइन लेयर, ठीक है. सो दीज आर द 2 वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. ओके, फर्स्ट इज एक्साइन, द आउटर वन, एंड जो अंदर होती है वो होती है इंटाइन, ठीक है. सो एक्साइन के बारे में अब हम पढ़ते हैं. तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मतलब एक्साइन बनती काहे की है? स्पोरोपोलिनिन की बनती है. अब स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? इट इज रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर से रेजिस्टेंट होती है ये, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड्स, अल्कलीज एंड एंजाइम्स. तो ये क्या, इसे हाई टेम्परेचर, एसिड्स, एल्कलीज एंड एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. इट हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, और इसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स बोलते हैं. वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट. पर इसकी खास बात यह है कि ये जो जर्म पोर होता है ना, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है. भले ही से पूरी एक्साइन वॉल स्पोरोपोलिनिन की बनी है, पर जर्म पोर के अंदर वो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, ठीक है. सो सेकेंड लेयर इज इंटाइन. इट इज थिन कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये बहुत ही थिन मतलब पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें, जो कि काय की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है इसकी वॉल्स, ठीक है. सो जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनती है, और जो इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ओके. सो नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स. साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. मैच्योर पोलन्स हैव 2 सेल्स. अब जो पोलन मैच्योर हो चुका है ना, उसमें 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड इज द जेनरेटिव सेल, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर. फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड इज जेनरेटिव सेल, ओके. तो अब वेजिटेटिव सेल क्या होता है? ये बहुत ही बिगर होता है, बड़े साइज का होता है वेजिटेटिव सेल. इसमें अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है इसके अंदर, और इसमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर. अब नेक्स्ट इज जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल छोटा होता है. इट इज स्मॉलर इन साइज, स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप का होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ही गाढ़ा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. और इसकी खास बात ये है कि इट फ्लोट्स इन
वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट करता है, ठीक है। इन 60% स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर shed in 2-celled stage, whereas 40% species shed in 3-celled stages, in which generative cell divides mitotically into 2 male gametes. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है कि जो 60% स्पीशीज होती है ना पोलन ग्रेन की, वो तो 2-celled स्टेज में शेड हो जाती है, मतलब वो एंथर के बाहर चली जाती है पोलन ग्रेन्स 2-celled स्टेज में, ठीक है। 2-celled स्टेज इसे क्यों बोला है, क्योंकि इसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड इज जनरेटिव सेल, सो इन दिस वे इट इज 2-celled स्टेज। सो जो दूसरी 40% स्पीशीज होती है वो 3-celled स्टेज में वो मतलब शेड होती है, ठीक है। तो इसे 3-celled स्टेज क्यों बोला है, क्योंकि फर्स्ट तो वेजिटेटिव सेल होता है और जो जनरेटिव सेल होता है ना वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली और 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 2 मेल गैमीट्स हो गए तो उनमें भी सेल्स तो प्रेजेंट है, सो फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल एंड 2 आर द मेल गैमीट्स, सो इन दिस वे 3 cells are formed, so it is called 3-celled stage, okay. So next is, so this is the structure of embryo sac, okay. In this as you can see here it is the micropylar end and जो नीचे वाला एंड होता है उसे बोलते हैं शलाजल एंड, ओके, जिसके अंदर जो 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनमें से जो 2 होते हैं ना, ये जो डार्क ऑरेंज कलर के वो होते हैं सिनर्जिड्स, और ये जो येलो वाला सेल है वो होता है एग सेल, ठीक है। तो ये जो 3 सेल्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल के अंदर, ठीक है। और जो शलाजल एंड पे जो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अभी हम आगे डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, ओके। सो रिमेंबर दिस डायग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है ये, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल या फिर पिस्टल को एक और क्या बोला जाता है, कार्पल भी बोला जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अब पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इट मे बी मोनो और बाय और ट्राई और पॉलीकार्पेलरी और सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। तो अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर 2 पिस्टिल या फिर कह सकते हैं 2 कार्पल्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे बाइकार्पिलरी। अगर 3 कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें बोलेंगे ट्राइकार्पिलरी, और 3 से ज़्यादा अगर कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीकार्पिलरी, ओके। अब सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, अगर पिस्टल फ्यूज्ड हैं, मतलब एक साथ फ्यूज करे हुए हैं, तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे सिनकार्पस। और अगर पिस्टल फ्यूज नहीं है, मतलब फ्री है, तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था। सो पिस्टल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं, इसे पिस्टल बोलते हैं। द ओवरी हैज़ 1 और मोर कैविटीज कॉल्ड लोक्यूल्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओवरी होती है ना उसकी जो खाली जगह प्रेजेंट होती है ना, एक या फिर एक से ज़्यादा कैविटीज़ होती है, तो उस कैविटी को क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोलते हैं। प्लेसेंटा इन लोक्यूल्स बियर्स ओव्यूल। अब जो प्लेसेंटा होता है लोक्यूल्स में, उनमें क्या ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स में भी 1 और मोर। अब ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओव्यूल। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। अराइजेस एज प्रीमोडियम ऑन प्लेसेंटा। अब ये अराइज कहाँ से होता है, ओव्यूल प्रीमोडियम से अराइज होता है, जो कि प्लेसेंटा में होता है प्रीमोडियम, ठीक है। द शॉर्ट स्टॉक विच अटैच ओव्यूल विथ प्लेसेंटा इज फ्यूनिकल। अब जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट स्टॉक, जो कि अटैच करता है ओव्यूल से, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। द प्रीमोडियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल्स फॉलोइंग न्यूसिलस द बॉडी ऑफ ओव्यूल।
तो जो प्रीमोडियम होता है ना वो ग्रो होता है मास ऑफ सेल्स में, जो कि न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है, आगे डेवलप होके न्यूक्लियस बना लेता है, और जिसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज इंटेगुमेंट्स। अब जो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना न्यूक्लियस की, जो उसे प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, उसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। और इंटेगुमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द इनर इंटेगुमेंट एंड द सेकेंड इज द आउटर इंटेगुमेंट्स, ओके, एक्सेप्ट एट द टिप लीविंग अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। अभी इंटेगुमेंट जो है ना एक छोटी सी जगह को छोड़ देता है, मीन्स एक जो टिप होती है ना उसकी, उससे छोड़ के सभी जगह इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। क्योंकि वो वहाँ पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल की, ठीक है, जहाँ से आगे जा कर के पोलन ट्यूब जाके एंटर होता है ओव्यूल के अंदर, इसीलिए वहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। Basal part of ovule is called शलाजा that lies opposite to माइक्रोपाइल। अब जो बेसल पार्ट होता है, मतलब ओव्यूल का जो बेस वाला पार्ट होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, शलाजा, जिसे हम शलाजल पोल भी बोलते हैं, जो कि माइक्रोपाइल मतलब माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने एम्ब्रियो सेक के डायग्राम में भी देखा था। जो बेसल पार्ट होता है वो होता है शलाजल पोल, और जो उसके अपोजिट साइड होता है, जस्ट अपोजिट, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस आर रिच इन रिजर्व्ड फूड। अब जो सेल्स होते हैं ना न्यूक्लियस की, उनमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व किया जाता है। अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब एक जो सिंगल एम्ब्रियो सैक, अब एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये, विच इज डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर, और मेगास्पोर के डेवलपमेंट से जो कि बनता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। सो दीज आर द 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, ये वाले, एंड दिस इज द 2 सिनर्जिड्स, दिस वन एंड 1 एग सेल अटैच्ड टू इट, ठीक है, और बीच में 2 सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, और ये है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब के अंदर वाला न्यूक्लियस को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये है पूरे को क्या बोलेंगे हम, पोलन ट्यूब, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर हम देखें स्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये अब हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स इन अ माइक्रोपाइलर रीजन इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। अब जो एक न्यूक्लियर सेल होता है ना, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है, उसमें जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है, ठीक है। द सेल इज लार्जर एंड कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो वो जो सेल होता है ना मेगास्पोर मदर सेल, वो बहुत ही बड़ा सेल होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट रिवीजन मेनली। सो अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो इस चैप्टर का, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। सो वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ उसे एक बार जाके देखिएगा, ओके, तो आप उससे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ मेनली रिवीजन पार्ट, ओके, इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, इसलिए आप उसे देख लीजिएगा। It undergoes meiosis forming 4 haploid cells called megaspore tetrad, ठीक है। तो जब इसके अंदर मियोसिस होता है ना मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेता है। अब हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड का मीनिंग होता है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। जो 4 सेल होते हैं ना, इसीलिए इसे बोलते हैं टेट्राड, और जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको भी इसी वीडियो में बताया था पहले भी, मेगास्पोर टेट्राड के बारे में।
तो जो चारों सेल्स होते हैं उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मियोसिस होता है, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ये मेगास्पोर टेट्राड बना लेता है। तो इनमें जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं ना वो डीजेनरेट हो जाते हैं एंड द ओनली 1 मेगास्पोर बिकम फंक्शनल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है कि जो 4 टेट्राड्स तो बने, मेगास्पोर टेट्राड्स तो बने, उनमें से जो 3 मेगास्पोर्स होंगे ना वो तो डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, और इनमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर ऐसा होगा जो कि फंक्शनल होगा, जो कि आगे काम करेगा, ठीक है, फंक्शंस करेगा। सो दिस इज डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक सेल प्रेजेंट होता है, उसमें डिवीजन होता है, तो वो दो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जा कर के ये जो होता है 2 से 4, ये वाले 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या वो वापस से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, इसको फिर से बताया गया है मेनली, ठीक है, डबल हो गया। फिर ये 2 में कन्वर्ट होता है, मतलब ये 3 जो है ना इसे आप हटा दीजिए, यहाँ से हम देखते हैं। सो ये जो है ना 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डिवीजन हुआ तो 2 इससे 2 बन गए और इससे 2 बन गए, फिर इनमें डिवीजन हुआ तो 4 बन गए, फिर इससे भी 4 बन गए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे से एक सेल बीच में आ गया और इधर से भी एक सेल बीच में आ गया, तो 2 सेल बीच में आ गए और 3 यहाँ पे बचे, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक को क्या बोला जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें 8 प्रेजेंट होते हैं, 3 + 2 + 3, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 हो गए, ओके। सो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, वही वाला टॉपिक है, इससे हम आगे भी पढ़ रहे हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब जैसा कि मैंने बताया था 4 मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल मेगास्पोर था, जो कि पहला सेल था फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। इसमें क्या, इट्स न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोसिस, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा, जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस को। तो इससे क्या 2 न्यूक्लियाई हो गए जो कि अलग अपोजिट पोल्स में चले गए, ठीक है, दोनों न्यूक्लियाई, एंड फॉर्म्स 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ऐसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई दोनों अपोजिट पोल्स में चले गए, सो इट इज 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्टेज, ठीक है, ठीक है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ ईच दीज 2 न्यूक्लियाई फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो इसे ही जब डिवीजन होता गया तो पूरे कितने न्यूक्लिएट बन गए, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्टेज आ गई। देन सेल वॉल इन 8 न्यूक्लिएट स्टेज फॉर्म अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब ये सेल वॉल्स फॉर्मेशन हो गया फिर 8 न्यूक्लियस में, ठीक है, मतलब जो 8 न्यूक्लियस है उनके आसपास सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिर इसने क्या बना लिया, टिपिकल मेल गैमेटोफाइट बना लिया, ठीक है। 3 सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स एग apparatus। तो जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट थे उनमें से एक तो होगा एग apparatus, और जो बचे हुए 2 सेल्स हैं उन्हें हम बोलेंगे सिनर्जिड्स एंड अ फीमेल गैमीट और एग सेल, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया एक तो होगा फीमेल गैमीट जिसे हम एग सेल बोलते हैं और 2 होंगे सिनर्जिड्स, ठीक है। 3 सेल्स ऑफ शलाजल एंड, अब ये तो माइक्रोपाइलर एंड की बात हुई 3 सेल, अब जो शलाजल एंड पे जो 3 सेल्स प्रेजेंट है ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। 2 न्यूक्लियाई मूव टू द सेंटर एंड कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेंट्रल सेल। अब जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं ना जो कि प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सेंटर की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो डिप्लॉयड सेंट्रल सेल बना लेते हैं, मतलब पूरे सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि मैंने आपको काउंट करवाया था 8 न्यूक्लिएट कैसे बोलते हैं, क्योंकि देखो 2 तो पोलर न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियस होते हैं वो,
ठीक है। और जो बाकी के जो जैसे 3 है, 3 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो तीनों में 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दो सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और एक एग सेल में प्रेजेंट होंगे, 6 होगा। फिर 7 8 9 सॉरी इसमें 1 होगा और यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। सो इन टोटल कितना होगा, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। और 7 सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लिया होता है ना, वो पूरा तो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो एक सेल तो ये हो गया और 3 ये हो गए, मतलब 3 + 3 6 एंड 1 इज सेंट्रल सेल। सो इन दिस वे 7 सेल्ड हो गए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अब हम पॉलिनेशन कैसा होता है एंजियोस्पर्म्स में वो पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकेंड इज जिटोनोगैमी एंड थर्ड इज जीनोगैमी। जीनोगैमी को एलोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है, ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स है पी, राइस, व्हीट एंड इसका है कुकुरबिट, एंड जीनोगैमी का है डेट पाम, पपाया एंड मेज। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब डिवाइसेस ऑफ ऑटोगैमी, ठीक है। अब ऑटोगैमी के डिवाइसेस क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल, ठीक है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है, पिस्टिल भी मैच्योर हो जाता है, तो ऑटोगैमी हो जाती है। एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, और इसकी खासियत है कि इसमें एंथर और स्टिग्मा जो प्रेजेंट होता है ना, वो बहुत ही पास पास में प्रेजेंट होता है। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन कौन से, ऑक्सैलिस, कोमेलिनिया एंड वियोला। अब इसके बारे में अगर आपको ऑटोगैमी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, उससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में मैंने उसमें बताया गया डिटेल में, ठीक है, तो जाके आप देखिए उसे ज़रूर। सो डिवाइसेस ऑफ जीनोगैमी, अब जीनोगैमी के डिवाइसेस कौन कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट। अब ये कहाँ पे होता है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, जिसमें सिंगल गैमीट प्रेजेंट होता है, सिंगल टाइप का गैमीट, इसीलिए हम उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और डायोशियस प्लांट में ये जीनोगैमी होता है, ठीक है। पोलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, पोलन रिलीज होता है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी गेन कर लेता है, एंड नॉट सिंक्रोनाइज, और वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या अलग अलग ओरिएंटेशंस होते हैं एंथर के और स्टिग्मा के, मतलब अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप्स के एंथर और स्टिग्मास प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स फ्लावर्स अपने ही पोलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पे जब जर्मिनेट नहीं होने देता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। अगर डीएनए भी सेम होगा तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब होने ही नहीं देगा वो जर्मिनेशन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक जो कि लिविंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक के अंदर 2 आ जाते हैं, फर्स्ट इज विंड एंड सेकेंड इज वाटर, ठीक है। सो दीज बोथ आर ऑल्सो अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बायोटिक लिविंग की बात करें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सो इन सभी के थ्रू भी पॉलिनेशन पॉसिबल है। ये सब मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ओके। अब अडेप्टेशन कैसे करते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, एंड समटाइम्स विंग्ड भी होते हैं, ठीक है, उनमें विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। अब इनका जो एंथर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है इनमें। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, मतलब जिसमें विंड पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, उनकी बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है।
एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है उनमें, एंड फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी प्लांट, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसमें फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस होता है और इनमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब एक ही ओव्यूल होता है उनमें। सो नेक्स्ट इज सीन इन सबमर्ज्ड। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, मतलब वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज सीन इन सबमर्ज्ड फ्लावर्स लाइक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला एंड ज़ोस्टेरा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना सबमर्ज्ड होते हैं फ्लावर्स में, मतलब कौन कौन से फ्लावर्स? दैट इज वेलिस्नेरिया एंड सेकेंड इज हाइड्रीला एंड द ज़ोस्टेरा। ठीक है, in Vallisneria, male flowers releases on water surface and female flowers reaches the surface of for pollination। ठीक है, जो वेलिस्नेरिया का जो मेल फ्लावर होता है वो वाटर के सरफेस पे रिलीज होता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है ना वो कहाँ तक पहुँच जाता है? सरफेस तक पहुँच जाता है ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। इन सी ग्रासेस, अब सी ग्रासेस में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। सी ग्रासेस के पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं एंड कैरीड पैसिवली टू सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर, और वो कहाँ तक जाते हैं? सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर्स तक जाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो पाए। म्यूसिलेज कोटेड पोलन ग्रेन्स, उनमें म्यूसिलेज एक कवरिंग होती है जो कि पोलन ग्रेन को कोट कर देती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब जो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो पा रहा है उसे हम बोलेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो उनका अडेप्टेशन कैसा होता है? वो बहुत ही बड़े होते हैं फ्लावर्स, ब्राइटली कलर्ड एंड शोवी। ठीक है, तो उनका जो कलर होता है बहुत ही ब्राइट होता है। ब्राइट क्यों होता है? ताकि वो इंसेक्ट को इजीली अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, if flowers are small grouped into inflorescence, highly fragrant, मतलब उसके जो कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, उनमें फ्रेगनेंट बहुत होती है, मतलब उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, जिसे सूंघ मतलब जिससे वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को ताकि वो पॉलिनेशन को पॉसिबल कर पाए। ठीक है, प्रोड्यूसेस नेक्टर्स, नेक्टर्स जो कि इंसेक्ट्स जैसे कि बीज का फेवरेट होता है। नेक्टर्स के लिए ही बीज आती है मेनली फ्लावर्स पे, जो कि उनको नेक्टर्स हेल्प करता है शहद बनाने में। ठीक है, स्टिकी पोलन्स, एंड इनका जो पोलन होता है बहुत स्टिकी होता है। एंड स्टिग्मेटिक सरफेस, और स्टिग्मेटिक सरफेस होता है प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स। अब प्लांट्स में भी रिवॉर्ड्स देते हैं, मतलब वो है ना जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स आते हैं ना उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर्स। अब कौन कौन से पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड्स देते हैं? अब रिवॉर्ड्स कौन कौन से? जैसे नेक्टर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को, फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड क्या पोलन्स प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। तो ये सारी चीज़ें प्लांट प्रोवाइड करता है एज अ रिवॉर्ड टू द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो वो एक जगह प्रोवाइड करते हैं उनको ताकि वो उनके एग को ले कर सके। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड्स क्यों देते हैं? मेनली ताकि इंसेक्ट्स आए, उन पे पोलन ग्रेन स्टिक हो, और जब वो दूसरे प्लांट पे लैंड करेंगे ना वो इंसेक्ट, तो उनसे जब पोलन ग्रेन शेड होंगे तो वो पॉलिनेशन होगा। सो इन दिस वे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। सो नेक्स्ट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनसीईआरटी का, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत डिटेल में किया है। The event from deposition of pollen on stigma till pollen tubes enters ovule। तो इसमें जो ये कैसा एक इवेंट होता है जिसमें पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा के ऊपर टिल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। तो उस पूरी इवेंट को क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन और पिस्टिल का जब इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या होता है? पहले तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपैटिबल पोलन। अब क्या रिकॉग्नाइजेशन होगा कंपैटिबल पोलन का? ठीक है। सेकंड क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड डेवलप्स मेल गैमेटोफाइट। अब इसमें जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब
का पोलन ट्यूब डेवलप होगी, जिससे कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपैटिबल पोलन। अब पोलन रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन एंड दोज ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है केमिकल कंपोनेंट्स का, ठीक है, पोलन्स के टू दोज ऑफ स्टिग्मा। तो केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू इनका इंटरेक्शन होता है पोलन्स और स्टिग्मा का। इन दिस वे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो कंपैटिबल पोलन है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो उसी स्पीशीज़ का पोलन है या दूसरी कोई सी स्पीशीज़ का पोलन है। जर्मिनेशन ऑफ, अब सेकेंड क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? कंपैटिबल पोलन स्टार्ट्स इट्स जर्मिनेशन एंड स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा। अब इसमें क्या, जो कंपैटिबल पोलन होगा ना, वो जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देगा एंड स्टिमुलेटेड, और उसमें कुछ सिक्रीशन करेगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, सेकेंड इंटाइन रोज आउट थ्रू वन ऑफ जर्म पोर, और जो इंटाइन होता है ना वो ग्रो हो जाता है किसी एक जर्म पोर से। थर्ड इज कंटेंट ऑफ पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब। तो जो कंटेंट होता है पोलन का वो ट्यूब के अंदर चला जाता है। दैट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं? टू मेल गैमीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो हैं क्योंकि एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक दूसरा जनरेटिव सेल है, तो दो मेल गैमीट्स बोलते हैं इनको हम। अब फोर्थ इज पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द tissues of stigma and style by secreting enzyme to digest them and enters ovule through the micropyle। ये पॉइंट वाइज ये लिखा हुआ है, ये पूरी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें क्या, जो पोलन ट्यूब जो ग्रो होता है ना टिश्यूज से, ठीक है, जो स्टिग्मा के जो टिश्यूज से जो पोलन ट्यूब डेवलप होता है और स्टाइल में भी वो पोलन ट्यूब एंटर होता है, तो उसमें क्या कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, और एंटर हो जाए ओव्यूल के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर रीजन जैसा कि मैंने बताया था, पोर जो प्रेजेंट होता है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू फिलिफॉर्म apparatus ऑफ वन synergids टू लिबरेट मेल गमीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो वो पोलन ट्यूब होता है ना, एंटर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो एंटर किसके थ्रू होता है? फिलिफॉर्म apparatus, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, उसके थ्रू वो एंटर होता है। तो वो एंटर कहाँ होता है? एक सिनर्जिड के अंदर एंटर होता है ताकि वो उसका जो एक मेल गैमीट है उसको वहाँ पे छोड़ सके, लिबरेट कर सके। ठीक है, मतलब वहाँ तक पहुँचा सके। So next point is germinated pollen grains with pollen tube carries vegetative nucleus and two male gametes is the fully developed female gamete। अब क्या होता है? germinated जो pollen grains है with pollen tube, वो pollen tube से कैरी जो किए गए हैं वो कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस तक, और जो दो मेल गैमीट्स होते हैं वो फुली डेवलप हो जाते हैं फीमेल गैमीट्स में। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने को भी आता है। सो इसका अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। मैं बहुत ही इजी वे में इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, तो उसे प्लीज़ जाके देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो इसका हम एक एक जो लेबलिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी बार लेबल करने को भी आता है डायग्राम। ठीक है, तो इसमें जो ये फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये होता है स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टाइल, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म सेल प्रेजेंट होता है, ये एक यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब डेवलप होता है,
ये पोलन ट्यूब है ये वाला, और ये इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। बीच में जो दो सेल्स होते हैं वो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये होता है इंटेगुमेंट्स। फर्स्ट इज इनर इंटेगुमेंट और जो अंदर वाला वो बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये दो सिनर्जिड्स के पास में एक एग सेल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक स्पर्म न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। रिलीज 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। अब इसमें क्या 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं थ्रू पोलन ट्यूब्स, जो कि कहाँ पे रिलीज होते हैं 2 मेल गैमेट्स? सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो एक मेल गैमेट होता है, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ एग सेल इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ही इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो 2 मेल गैमेट रिलीज हुए सिनर्जिड्स के अंदर, तो इनमें से जो एक मेल गैमेट था ना वो जब एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या एक जाइगोट बन जाएगा। इट फॉर्म जाइगोट जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो जैसा हमें पता है जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। तो जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। अब जो सेकेंड मेल गैमेट होता है जब वो फ्यूज हो जाता है विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल सेल के अंदर, टू फॉर्म PEN विच इज कॉल्ड 2N, ठीक है। तो जब दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो वो एक और फ्यूजन हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट था एक मेल गैमेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसीलिए हम बोलेंगे इसे ट्रिपल फ्यूजन या फिर PEN। PEN का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। और इसमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड होता है ये, ठीक है। सो एज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये वाला जो था वो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और सिनगैमी जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हुआ होता है सिनगैमी। तो जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सैक के अंदर एक साथ होते हैं तो इसीलिए इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर साइमल्टेनियसली, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल फ्यूजन। 2 बार फ्यूजन होता है, एक तो सिनगैमी वाला फ्यूजन और एक ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल विथ PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड PEC। तो जो सेंट्रल सेल होता है ना PEN का, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, PEC मतलब, विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म बना लेता है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं वो। तो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जैसा कि हमें पता ही है कि जो ओव्यूल होता है वो आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो वो फ्रूट बना लेती है, ठीक है। सो इन दिस वाज द इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स है ये। सो अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म क्या होता है? इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है ना वो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के दौरान होता है, प्रोसीड्स होता है, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब 3 तरह के एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट, सेल्यूलर एंड हिलोबियल, ठीक है। इन न्यूक्लियर टाइप PEN that is primary endosperm nucleus divides mitotically without cytokinesis and endosperms in free nuclear and then cells
formation starts from periphery and endosperm become nuclear। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर टाइप का होता है ना, उसमें माइटोसिस होता है जो कि विदाउट साइटोकाइनेसिस होता है, और एंडोस्पर्म में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है पेरिफेरी में, एंड एंडोस्पर्म बिकम न्यूक्लियर। तो इन दिस वे जो एंडोस्पर्म है ना वो न्यूक्लियर फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है ये कि जो एंडोस्पर्म होता है ना वही फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो रहा है उसे कुछ फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फूड कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, इफ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो। अब जब एंडोस्पर्म मतलब एम्ब्रियो पूरा खा लेता है ना एंडोस्पर्म का फूड, तो सीड्स इज नॉन एल्ब्यूमिनस, तो जो सीड्स होते हैं उसके नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, एंड इफ प्रेजेंट सीड इज एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मतलब ये ऐसे मैच्योर सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर एंडोस्पर्म होता है मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, सो दो तरह के सीड्स पढ़ लिए हमने, फर्स्ट इज नॉन एल्ब्यूमिनस एंड सेकेंड इज एल्ब्यूमिनस। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को शो किया गया है। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो है ओव्यूल, और यहाँ पे डेवलपिंग सीड बताया गया है, एंड दिस इज द मैच्योर सीड। इस पूरे डायग्राम को भी मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो उससे आप देखिएगा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में जो कि प्लेलिस्ट में गिवन है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो ये जो है साइड एक कॉटिलिडेंस है, दो कॉटिलिडेंस है, इसीलिए हम बोलेंगे डाइकॉट। ठीक है, which consists of two cotyledons, and this is the embryo, this is suspensor। ठीक है, और ये है एंडोस्पर्म, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जहाँ पे फूड रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सीड डेवलपमेंट, मतलब सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसे जूम करके बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस वॉज डायग्राम ऑफ सीड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉल्स फ्रूट, दैट इज एप्पल। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोला जाता है आपको पता है? क्योंकि इसे फॉल्स फ्रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थैलेमस मतलब इसमें थैलेमस जो होता है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें फ्रूट बन जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो इसका डायग्राम है। ठीक है, एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ एप्पल जिसमें सीड प्रेजेंट है। ठीक है, ये पेरिकार्प है, एंड दिस इज द फ्लैशी रिसेप्टिकल एंड एपिडर्मिस, एंड दिस इज द कैलिक्स। ओके, यहाँ पे पेडिसिल है, एंड दिस इज द एप्पल। ठीक है, पूरा एक एप्पल बताया गया है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो क्या होता है? इट स्टार्ट्स आफ्टर सर्टेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट होता है जब उसमें माइटोसिस होता है तो वो क्या प्रो एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, देन इट डेवलप्स इनटू ग्लोब्यूलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो ये क्या डेवलप हो जाता है, ग्लोब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये, और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना लेता है। एंड देन हॉर्स शू शेप्ड, फिर एक हॉर्स शू शेप्ड लाइक का एम्ब्रियो बना लेता है मैच्योर होने पे, विथ वन और मोर और टू कॉटिलिडेंस, जिसमें एक या फिर दो कॉटिलिडेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक्स विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एपोमिक्सिस, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, सो एपोमिक्सिस को क्या बोला जाता है? एगामोस्पोरी भी बोला जाता है। ठीक है,
सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसकी खासियत ये है कि इसके जो सीड्स होते हैं ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, ठीक है। इट में डेवलप्स इफ अ हैप्लॉइड सेल it may develops if a haploid egg cell develops into embryo without fertilization। तो ये क्या होता है, इसमें ये डेवलप हो जाता है सीड जो कि हैप्लॉइड एग सेल बना रहता है, जो कि आगे जाके डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है, और ये सब बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का जब होता है तो हम इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस ठीक है। इफ सेल्स ऑफ न्यूसिलस may develops into embryo and pushed into the embryo, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं ना न्यूसिलस के वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में, और जो पुश्ड इनटू द एम्ब्रियो और पुश हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्पेशल रिप्रोडक्शन इज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। सो इफ more than one egg cell may form in embryo sac। तो जब एक से ज़्यादा एग सेल फॉर्म हो जाते हैं ना एम्ब्रियो सेक के अंदर, इसीलिए हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अब नाम से हमें समझ आ रही है कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और एम्ब्रियो तो हमें पता है जब बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं ना एग के अंदर, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। इफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, जैसा कि मैंने बताया। अब ऑब्वियसली अगर ओव्यूल्स ही एम्ब्रियोज ही बहुत सारे होंगे तो एम्ब्रियो सैक भी बहुत सारे होंगे। तो जब मोर देन वन एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं ओव्यूल के अंदर, इसे भी हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अदर सेल्स लाइक सिनर्जिड्स और न्यूसिलस डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो दूसरे सेल्स होते हैं जैसे सिनर्जिड्स है, न्यूसिलस है, वो सब भी डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के? ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ओनियन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। तो इन सभी में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ये रिवीजन नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक बटन को हिट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और वो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।